हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हायर एजुकेशन की इस मज़ेदार वीडियो में, जहां पे आप सीखने वाले हो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थ्रू हमारे एमसीक्यूज़। आप जानते हो हमारे एमसीक्यूज़ कितने मज़ेदार होते हैं और रोज़ सुबह 10:15 हम लोग का सेशन होता है। कल सेशन हो नहीं पाया था टेक्निकल रीजंस की वजह से, पर आज जो हम वीडियोस करने वाले हैं, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, यू विल रियलाइज़ कि ये कितने इंपॉर्टेंट मालूम पड़ते हैं। इससे पहले ये समझ लो सर कि आपको अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी आपको पर्टिकुलर वीडियो के बारे में अपडेट चाहिए, तो एप्लीकेशन पहले तो डाउनलोड करना है JRF अड्डा, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। सारी डिटेल्स यहीं मिलेंगी। ये आपकी टेलीग्राम ग्रुप का ऑफिशियल हैंडल है। अब एटम 2.0 हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, पेपर 2 रोज शाम को 7 बजे, और हमारी पेड क्लास होती है रोज सुबह 9 बजे। नाउ अगर आपको पेपर 1 चाहिए तो 4999 में, और पेपर 2 अगर आपको जैसे इकोनॉमिक्स चाहिए तो 9999 के अंदर। मैं आपको इतना सा कहता हूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, और बाकी तो बच्चे जानते ही हैं, पर अगर आप नए स्टूडेंट हो जो जुड़ रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, यू विल रियलाइज कि आप चाहे सेट का हो, नेट का हो, JRF का हो, गेट का हो, मेरा कंटेंट सफिशिएंट है। कहीं किताब लेने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन हम पढ़ाते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 का प्राइस यहाँ पे 13,999 है। हायर एजुकेशन तो यूट्यूब पे हम आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते हैं, और सारे मज़ेदार कंसेप्ट्स आपको सीखने को साथ साथ में मिलते रहते हैं। तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो लेते हो, तो टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्स आपको 13,999 में मिलता है। साथ में अगर आप सिर्फ पेपर नंबर 2 लोगे तो 9999 आपको मिलता है विथ हैंडबुक के साथ में, ठीक है सर। सो लेट्स डू आर क्वेश्चंस। पहला सवाल हमारा अक्रीडिएशन पे है। यूजुअली अक्रीडिएशन पे सवाल काफ़ी मालूम पड़ते हैं। मैं इस थीम को इंपॉर्टेंट मालूम कर रहा हूँ कि मैं 10 से 11 आपको सवाल करवा रहा हूँ। आप नोटिस करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोटिस करना, कि जो सारे 10, 11, 12 सवाल मैं आपको कराता हूँ वो कुछ थीम्स पे आधारित होते हैं। मतलब आपको वो थीम्स पकड़ने और पढ़ने हैं। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पर ये रहा कि इस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अक्रीडिएशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस और अक्रीडिएशन में असल में क्या अंतर होता है, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पे। यू कैन हैव अ लुक कि अक्रीडिएशन एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है, जहां तक कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है। अक्रीडिएशन इंस्टीट्यूशन एज अ होल पे फोकस करता है, जहां तक कि क्वालिटी एश्योरेंस एक स्पेसिफिक प्रोग्राम पे फोकस करता है। और क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस है इंटरनल टू द इंस्टीट्यूशन, व्हाइल एक्रीडिएशन इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल रिव्यू एंड एक्रीडिएशन असाइंस और रैंकिंग टू द इंस्टीट्यूशन, whereas quality assurance does not। ठीक है, तो ये 4 आपके सामने ऑप्शंस है, आपको इसका आंसर निकालना है, एंड यू विल रियलाइज दैट द आंसर हियर इज क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोसेस इंटरनल टू द इंस्टीट्यूशन। अब बड़े ध्यान से समझना कि क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रीडिएशन में असल में क्या फर्क होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो आइए पढ़ते हैं। ये कहता है कि अक्रीडिएशन एक प्रोसेस है थ्रू विच एक्सटर्नल बॉडीज इवैल्यूएट द क्वालिटी एजुकेशन। तो सपोज करो ये एक यूनिवर्सिटी है। अक्रीडिएशन का काम होता है एक बाहरी ताकत को ये बताना कि क्या आप इतने मान्य हो जितने आप बता रहे हो कि नहीं। ठीक है, सो इट इज आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। इट इज, ये अगर यूनिवर्सिटी यहां पर है तो एक एक्सटर्नल बॉडी बताती है कि आपका क्या हिसाब किताब है। करेक्ट, सो दिस इज अक्रीडिएशन। इफ यू लुक, अगर आप बात करोगे कि क्वालिटी एश्योरेंस की, तो क्वालिटी एश्योरेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है दैट अंडरटेक इंटरनली। क्वालिटी एश्योरेंस, आप क्वालिटी कब अश्योर कर सकते हो किसी भी सिस्टम की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी एजुकेशन सिस्टम की? यू कैन नॉट मेंटेन क्वालिटी आउटसाइड। आप बाहर से क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, आप हमेशा इंटरनली मेंटेन रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में देखते हो कि एक पोस्ट होती है जहां पे वैकेंसी निकली हुई है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, राइट? तो वो कोई बाहर का थोड़ी होता है, राइट? वो तो अंदर का होता है। सपोज करो मैं, आपने एक मूवी देखी होगी रैटाटूई, ठीक है? रैटाटूई एक मूवी है एक चूहे के बारे में, राइट? आप अगर आपने वो मूवी देखी होगी, कार्टून वाली पिक्चर है वो, अगर आप उस मूवी को देखोगे यू विल रियलाइज कि एक क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हुआ करता था वहां पे उस रेस्टोरेंट के अंदर, जो ये चेक करता था कि सब कुछ साफ है कि नहीं है, राइट? फिर एक बार एक इंस्पेक्टर आया बाहर से, ठीक है, और उसने देखा इतने सारे चूहे हैं, है ना, इतने सारे चूहे हैं, एंड ही फूड इंस्पेक्टर। तो जो फूड इंस्पेक्टर है वो एक अक्रीडिएशन का काम करता है, बाहर से बाहरी ताकत है, और जो अंदर क्वालिटी एश्योरेंस है वो शेफ्स मैनेज करते हैं, राइट? तो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिवर्सिटी इंटरनल मैटर है और अक्रीडिएशन बाहर का मैटर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल
NIRF हुआ, NIRF अगर एक्रीडिएट कर रहा है या कोई भी एक्रीडिएट कर रहा है बाहरी बॉडी, तो वो कुछ गिने चुने फैक्टर्स पे करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस इज इंटरनल एंड एक्रीडिएशन एक्सटर्नल रिव्यू होता है, राइट। तो एक्चुअली ये उल्टा होगा, एक्रीडिएशन एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है, वॉलेंटरी नहीं होता, और क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो एक वॉलेंटरी प्रोसेस होता है, स्वेच्छा से आप एक इंस्टीट्यूशन का, एक विश्वविद्यालय का क्वालिटी, गुणवत्ता पर आप रिव्यू करते हो, अश्योर करते हो। मूविंग ऑन, अगला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs एंड हायर एजुकेशन से एक बहुत प्यारा सवाल है। यूजुअली आप लोगों को ऐसे सवाल करते रहने चाहिए, बिकॉज यू विल रियलाइज कि बड़े करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। सो जब भी मैं ये क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, मेरा अटेम्प्ट यही रहता है कि आपको किस तरीके से इन थीम्स को करंट से लिंक करा जाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ है कि जैसे जैसे आप करंट अफेयर को, मतलब एक पर्टिकुलर थीम है, जैसे कि UGC नेट में पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ले लो, पेपर 2 में तो खैर इकोनॉमिक्स में तो भर भर के हो रहा है, पर अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग थीम मालूम पड़ी है, निकल कर आई है। वो थीम ये है कि कोई भी एक टॉपिक है उसे करंट से लिंक करके सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से कंटेम्प्रेरी इशू में डील करा जाए। तो आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए, आपका तरीका पढ़ने का ये होना चाहिए कि आपने अगर कोई सवाल पढ़ा है, अगर आपने किसी एक थीम को, टॉपिक को पढ़ा है पेपर 1 में खास करके, आपको जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया या बाकी आपके रेलेवेंट टॉपिक्स हो गए, थियोरेटिकल टॉपिक्स, उसको आपको कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर से लिंक करना पड़ेगा। तो चाहे वो ICT हो, ठीक है, तो अदिति मैम एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस लेती हैं ICT के करंट अफेयर्स, आप जाके देखिएगा वीडियोस, ICT के करंट अफेयर्स मैम क्लासेस लेती हैं, एंड यू विल रियलाइज कि कितने सवाल उन क्लासेस से उठकर आए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो, चाहे वो Web 3 पे हो, या कोई भी ऐसे सवाल जो इस बार पेपर 1 में देखने को मिले। सो ऑलवेज लिंक जो थीम है, टॉपिक है पेपर 1 का, विथ करंट अफेयर्स, एंड यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स इन योर जर्नी। देखते हैं, बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कि विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डायरेक्टली टारगेट्स हायर एजुकेशन रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। कौन से ऐसे रोल है जो क्वालिटी एजुकेशन आपको देखने को मिलता है? SDG, कौन से SDG की बात होती है? लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। तो क्या वो SDG 3 है, या वो 4 है, या वो 5 है, या वो 8 है? अभी ऑब्वियसली क्वालिटी एजुकेशन तो SDG 4 दिख रहा है। तो ये अब मैं देखिए, देयर इज अ रीजन, कभी कभार मैं आपको ऐसे सवाल जो है वो इतने आसान दे दूंगा। ये सवाल आसान मैं बड़े 1 मिनट में खराब कर सकता हूँ, इस सवाल को मैं डिफिकल्ट बना सकता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा, मेरा बस इतना काम है, ये जो मैंने यहाँ पे दे रखा है मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सिंपली SDG 3, 4, 5 और 8 लिखा होता तो आप आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 1, 2, 3, 4 असल में है क्या। सो इफ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, आपको ये थीम जानना जरूरी होता, राइट। तो ये क्वेश्चन आसान और डिफिकल्ट का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ऑप्शन डिफिकल्ट हो गया, दैट्स द रियलिटी, राइट। तो ऑब्वियसली आंसर है इसका क्वालिटी एजुकेशन, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, गोल नंबर 4 याद रखिएगा, जब भी हायर एजुकेशन से आपको रिलेटेड SDG पे सवाल आए तो गोल नंबर 4, ठीक है, कुछ आंख बंद करके टिक करना है गोल नंबर 4 पे। तो अगर SDG से रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा तो गोल नंबर 4 आपका आंसर होगा। अगला सवाल, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ये सवाल मैं पहले भी काफी बार करवा चुका हूं कि MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, राइट, क्या डिस्टिंग्विश करता है बाकी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स? तो बाकी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे JRF अड्डा, तो कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से? तो हैव अ लुक एट दिस। MOOC प्रोवाइड एकेडमिक क्रेडिट अपॉन कंप्लीशन, आपको एकेडमिक क्रेडिट्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली हायर एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन मिलता है एंड ओपन एक्सेस वाया वेब, एंड MOOCs रिक्वायर प्री रिक्विजिट्स सिमिलर टू कॉलेज कोर्सेज। ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर। आंसर, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया क्या? चलिए कोई नहीं, लेट्स सी द आंसर हियर कि MOOC यहाँ पे क्या देते हैं? दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्युटली नॉट, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन, यस यस, अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन, इसका आंसर है C। मेजर डिस्टिंग्विश आपको दिखेगा, अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन मिलता है वाया द वेब, राइट।
सो आंसर इसका है C13 का। चलिए लेट्स मूव ऑन। एक जब भी आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड में मेजर करते हो तो आपको एक रैंकिंग देखने को मिलती है जिसको कहते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग। इसकी मेथडोलॉजी क्या है? QS वर्ल्ड रैंकिंग की मेथडोलॉजी क्या है ये बताना है आपको। क्या है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इज इट एम्प्लॉयर रेपुटेशन, इज इट इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इज इट साइटेशंस पर फैकल्टी? चलिए, मोस्ट एम्फसाइज्ड फैक्टर, राइट। देखो, जब आप एक बाहर के वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहे हो, आप हमेशा ये देखोगे, और मैं अभी आपको आंसर बता दूंगा इसका, तो दैट्स नॉट एन इशू। कितने एकेडमिक रिसर्चर्स ने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में से, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जिसको कहते हैं रिजल्ट निकाला है, राइट। साइटेशंस करें, पब्लिकेशंस करें। साइटेशंस का मतलब क्या होता है? कितने लोगों ने चीज़ें पब्लिश करी है। तो जब आप, जैसे भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैं आई थिंक आई एम श्योर अदिति मैम, जब आप अदिति मैम से पढ़ते होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी, तो यू वुड realize that there are certain aspects like JSTOR, and you will realize that शोध गंगा करके एक चीज़ होती है, शोध गंगा is also one of those things. Then there is something called ResearchGate, right? ResearchGate, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मालूम पड़ेंगे, एंड इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यू विल रियलाइज दैट इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपनी साइटेशंस को, एक एकेडमिक साइटेशंस को देख सकते हो। मज़ेदार बात ये मालूम पड़ेगी इन एकेडमिक साइटेशंस में कि जब QS वर्ल्ड रैंक, जब QS अपना वर्ल्ड रैंकिंग निकालता है तो वो कुछ इस प्रकार निकालता है कि कितने जो पब्लिशर्स हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करे, कितने साइटेशंस निकाले। तो एट द एंड ऑफ द डे सबसे एम्फसाइज्ड फैक्टर मेथडोलॉजी का क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। और ऑब्वियस सा रीज़न ये है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितने साइटेशंस निकलेंगे मतलब उतनी रिसर्च निकल रही है, मतलब कि उतने ज़्यादा बढ़िया वहाँ पे रिसर्च फैकल्टी है, रिसर्च फैसिलिटी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत ही चुनिंदा कुछ IIT होंगे जो QS टॉप 100 के अंदर आती है। उसका एक फैक्टर ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो रिसर्च, ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है या फैकल्टी की कमी है या कोई बिल्डिंग बहुत सुंदर लगती है, नहीं। देयर इज अ सिंपल रीज़न कि जो साइटेशंस हैं, एकेडमिक साइटेशंस हैं, वो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, बाहरी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से तगड़ा है, एंड वहाँ पे और ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स हैं या रिसर्च रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन साइटेशंस को निकलने का। साइटेशंस पर फैकल्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आंसर इसका D है। तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस, number of citations received per faculty member indicating the influence and academic reputation of faculty's research work. You can take a screenshot of this. आप PDF भी इसको ले सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे ये रहा। Moving on, अगला सवाल, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। अगेन हर क्वेश्चन को मैं एक टॉपिक से लिंक करता हूँ। द पॉइंट ऑफ दीज वीडियोज इज अ वेरी सिंपल वन। बड़ा छोटा सा ये पॉइंट है। पॉइंट मेरा ये मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे आपको हर एक सब थीम से एक इनोवेटिव सवाल मैं पूछूं ताकि आप उस थीम के बारे में सोचने से मजबूर हो जाएं, राइट। हाउ आर यू गोइंग टू स्कोर? आप स्कोर कैसे करोगे हायर एजुकेशन में? जब आपको हर थीम रटी हुई हो, आपके थीम्स, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा, थीम रटी हुई होनी चाहिए। सो इफ यू नो द थीम्स यू विल बी एबल टू आंसर। हैव अ लुक एट दिस। ये सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को, क्या ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो ऑफर होता है यूनिवर्सिटी क्रेडिट के लिए? क्या ये फ्री एक्सेस टू लाइब्रेरी रिसोर्स होते हैं? क्या ये टीचिंग लर्निंग रिसर्च मटेरियल्स होते हैं? क्या ये गवर्नमेंट फंडेड टेक्स्ट बुक होते हैं? लेट्स हैव अ लुक। द आंसर टू द क्वेश्चन इज C, टीचिंग लर्निंग रिसर्च मटेरियल्स इन एनी मीडियम दैट रिजाइड पब्लिक डोमेन। तो असल में जो ओपन एजुकेशन रिसोर्स का कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में आपको पढ़ने का मौका मिले, पब्लिक डोमेन के अंदर आपको सीखने का मौका मिले। दैट इज द होल थिंग। सो यू हैव अ लुक एट दिस, प्लीज रीड द होल थिंग। आप पढ़ोगे अगर इसको, सी फ्रीली एक्सेसिबल
ओपनली लाइसेंस्ड, ओपन लाइसेंसिंग होती है। डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया यूज फॉर टीचिंग, ओपन लाइसेंसिंग का मतलब कोई भी उसको यूज कर सकता है, राइट, कोई भी उसको पर्टिकुलरली यूज कर सकता है फॉर एजुकेशनल असेसमेंट रिसर्च पर्पसेस। इसमें क्या क्या होता है, टेक्स्ट बुक हो गया, करिकुला हो गया, सिलेबाई, सिलेबाई सिंगुलर होता है सिलेबस का, सिलेबस इज अ प्लूरल वर्ड, लेक्चर नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स, प्रोजेक्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सब क्या है, OER के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आपके ये सारे मटेरियल्स होते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। आसान से सवाल, कोई ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं था। एकेडमिक फ्रीडम क्या होता है, देखो ये रीजन, देयर इज अ रीजन व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन। आजकल और खासकर की जो आप देखोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक जो यूनिट का है हायर एजुकेशन में, उसमें एथिक्स एंड मोरालिटी की बात होती है, वहां से उठ के एकेडमिक फ्रीडम पे सवाल आ सकता है। आई वुड हाउएवर फील दैट कि ये ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली कंट्रोवर्शियल होता है तो यूजीसी अवॉइड करेगा, बट स्टिल मतलब आप जितना डेप्थ में एक चीज़ को पढ़ोगे, जितने विड्थ में एक चीज़ को पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा। तो आप लोगों के सामने ये सवाल है, प्लीज टेल मी द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज अ ब्रीच ऑफ एकेडमिक फ्रीडम। एकेडमिक फ्रीडम की बेस्ट ब्रीच क्या मालूम पड़ती है, so you will realize, you read this, एक यूनिवर्सिटी requires faculty to publish a minimum number of research papers annually। ब्रीच, एकेडमिक फ्रीडम की ब्रीच हो रही है, ठीक है। अब प्रोफेसर इज सेंशर्ड, सेंशर्ड मतलब उसको रोक दिया गया है कि आप अपने जो पॉलिसीज हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट चैलेंज इंस्टीट्यूशंस पॉलिसीज। सो काफी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर भी जहां पे बड़ी क्वेश्चनेबल पॉलिसीज होती है। एक पॉलिसी मुझे कभी समझ में नहीं आती, ये वाली कि जिसको कहते हैं ना, बड़ा सिंपल सेग्रीगेशन और डिस्टिंक्शन होता है। मतलब वन कुड आर्ग्यू, जो खासकर कि साउथ के कॉलेजेस होते हैं, ये देखने को मिलता है वहां पर कि जो गर्ल्स और बॉयज है, एंड आई एम नॉट पासिंग जजमेंट ऑन एनी पॉलिसी, देखो हर पॉलिसी जो होती है वो नीड के हिसाब से बनी होती है, राइट, और कल्चर के हिसाब से बनी हुई होती है। तो वहां पे एक बड़ी सिंपल सेग्रीगेशन की पॉलिसी है, सेग्रीगेशन तो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर एक डिस्टिंक्शन की पॉलिसी है कि लड़का और लड़की एकदम अलग अलग रहेंगे एंड एब्सोल्युटली दे विल मेंटेन देयर डिस्टेंस। और मतलब एक जैसे कुछ कुछ जगह पे ऐसे हॉस्टल्स में पॉलिसीज होती है, मतलब इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। यू वुड रियलाइज कि लड़कियों का हॉस्टल शाम को 7 बजे बंद हो जाता है और लड़कों का हॉस्टल रात के 10 बजे तक खुला रहता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आपको दिखेंगी यूनिवर्सिटीज में, राइट राइट। सो यू विल सी कि इस पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई प्रोफेसर आवाज उठाता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, या तो आप ऐसा करो कि लड़कों का भी 6 बजे करो, सेफ्टी की बात है ना, तो लड़कों को भी तो सेफ्टी देखो, 6 बजे बंद करो। ऐसा क्यों, लड़कों को 10 बजे छोड़ रहे हो और लड़कियों को 6 बजे, व्हाई इज दैट? दैट शुड नॉट हैपन, राइट। देन काफ़ी ऐसे लोग हैं, एक और ऐसी पॉलिसी निकल कर आती है, यू वुड रियलाइज कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल अशोका यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स हैं। जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स क्या होते हैं बेसिकली? दीज आर, देखो ये डिस्टिंक्शंस ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसी चीज़ें आती नहीं है, पर मैं जस्ट टू हैव अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन अबाउट एकेडमिक फ्रीडम। आप किसी ना किसी दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, राइट? तो क्या एकेडमिक फ्रीडम क्या होती है, इसके बारे में अपने को अपन बातें कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स होते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ जेंडर्स, मतलब ऐसा बोलते हैं ना मेल फीमेल, ऐसा कुछ नहीं होता, एक वॉशरूम होगा जहाँ पे मेल भी जा सकता है, फीमेल भी जा सकता है, वो होता है जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स, राइट। मतलब बेसिकली द आइडिया ऑफ द बिहाइंड जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम इज दैट जेंडर एंड द सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्स इन पर्टिकुलर जो दैट इज प्रिस्क्राइब्ड एट बर्थ, ये दोनों अलग अलग चीज होता है। मेल फीमेल इज the sex which is prescribed at birth. Gender is more of a social orientation. So there can be X number of genders. So everyone identifying within that umbrella, एक छतरी के नीचे जो identify कर रहे हैं अलग अलग genders, वो एक neutral, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी जाएगा, औरत जाएगा, ठीक है, या कोई ट्रांसजेंडर जाएगा, इट डजंट मैटर, सब कोई जा सकता है। तो ऐसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में तो खैर अब ये बड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है सिस्टम, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा आना स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी प्रोफेसर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, एंड द क्वेश्चन इज दैट कंसिडर्ड अगेंस्ट एकेडमिक फ्रीडम और नॉट? तो एक सवाल ये चीज़ भी मालूम पड़ता है। सो प्रोफेसर इज सेंसर्ड टू एक्सप्रेसिंग व्यूज दैट चैलेंज इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी। तीसरा स्टेटमेंट है, students are required to take courses outside their major as a part of general education requirement, and final है, the institution adopts a strict dress code for all faculty and students। तो इसका आंसर आप देखोगे, the answer is B। obviously academic freedom मेरी हिंडर होती है अगर मैं अपनी व्यूज को
अपने तरीके से नहीं रख सकता, इवन इफ वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज से मैच नहीं करते, राइट। एकेडमिक फ्रीडम मेरी हिंडर होती है, मतलब आप एकेडमिक फ्रीडम को सिर्फ ये आज़ादी नहीं बोल सकते कि सिर्फ मुझे रिसर्च करने की आज़ादी हो, बल्कि एकेडमिक फ्रीडम तो मेरे दोस्त ये भी होता है कि आपको रिसर्च करने की, सोचने की, आज़ाद दिमाग से आज़ादी हो। दैट इज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी एज एकेडमिक फ्रीडम, राइट। तो मियरली थियोरेटिकल टर्म्स में नहीं मालूम पड़ता है, वो एक्चुअली आपके ओवरऑल कंसिडरेशन से भी मालूम पड़ता है। तो इसको देखोगे तो प्रोफेसर इज सेंशर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग व्यूज दैट चैलेंज द इंस्टीट्यूशंस पॉलिसीज। ऑब्वियसली ऐसे केस के अंदर आपको एकेडमिक फ्रीडम हिंडर होते दिखेगी। अगला सवाल ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में आपको मिलता है। इनमें से क्या एक प्राइमरी एडवांटेज है ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स इन हायर एजुकेशन? ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड मतलब आप मिक्सचर कर रहे हो, मिक्स लर्निंग, राइट। अगेन प्लीज नोटिस, मैंने हर क्वेश्चन के सामने थीम लगा रखी है। आप लोगों का सिंपल टास्क है कि उस थीम को आपको पढ़ना है। आप लोगों का इतना सा सिंपल टास्क है कि उस थीम को आपको पकड़ना है, समझना है और वहां से आपको चीजें निकालनी है। चलिए बताइए। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दे रिड्यूस, क्या होता है ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम? दे रिड्यूस नीड फॉर फिजिकल क्लासरूम स्पेस, एलिमिनेट एक्सट्रीम वर्ड्स को हमेशा हटाओ, एलिमिनेट द एक्सट्रीम वर्ड्स, राइट। दे केटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस, दे स्टैंडर्डाइज, नो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली नॉट। रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल क्लासरूम स्पेस। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर इसका है सी, दे केटर टू द लर्निंग एंड प्रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट पीपल फेस टू फेस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इजीली। मूविंग ऑन, अगला सवाल, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। इंक्रीज्ड कल्चरल एक्सचेंज अमंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, इनमें से क्या एक पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? मैंने फिर से थीम यहाँ आइडेंटिफाई करा है, तो इस थीम को जरूर पढ़िएगा जब आप ऐसे सवालों को करते हो। These are all important questions that can be asked अलग अलग कैपेसिटीज में, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। Increased cultural exchange among students and faculty, homogenization of educational curricula, improved access to higher education and expansion of research collaboration। इसका आंसर देखते हैं। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? होमोजेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल करिकुला, राइट। एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप जब, और ये इशू आपको देखने को भी मिलेगा कि वेस्टर्न एजुकेशन पे जब आप कंप्लीटली चले जाते हो, आप अपने इंडिजीनियस बिलीफ सिस्टम को, अपने कम्यूटेरियन एक वर्ड निकल कर आता है जिसका शाब्दिक अर्थ है फैमिली, राइट। कम्युनिटी में जो बिलीव करता है, जो ये मानता है कि एक इंसान बिना अपनी समाज और अपनी व्यवस्था के बिना रह नहीं सकता। और यू नो देयर इज एक ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व करा है, और ये मतलब इट इज समथिंग दैट एज अ इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग आपको समझ में आता है। ये ट्रेंड ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी हम यंग है, तो हमारा जो एक मेंटालिटी होता है, इट इज ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, जिसको कहा जाता है राजनीति के शब्दों में लिबरलिज्म की थ्योरी आप फॉलो करते हो। मतलब कि मुझे जो करना है वो मेरे स्वेच्छा से करना है और कोई मुझे रोकेगा नहीं। ये एक लिबरल फिलॉसफी होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपको कम्युनिटी और समाज की समझ आने लग जाती है। डिपेंड करता है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा, पर इन जनरल एक ट्रैजेक्टरी दिखती है कि आप एज अ लिबरल इंडिविजुअल ऑपरेट करते हो, जो सिर्फ आज़ादी चाहता है अपने विचारों में, और एक एज अपोज टू अनदर पर्सपेक्टिव विच विल बी कम्यूटेरियन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक बिलीफ सिस्टम। सामाजिक बिलीफ सिस्टम वो होता है कि मुझे मेरे समाज की ज़रूरत है, मुझे मेरी आइडेंटिटी की ज़रूरत है। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन को इम्पोज कर दिया, मैंने एक्सप्लोर नहीं बोला है, मैंने बोला इम्पोज कर दिया, तो प्रॉब्लम परेशानी ये हो जाएगी कि वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे इम्पोज कर लोगे। वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज करने की सबसे बड़ा इशू क्या है? वेस्टर्न कल्चर इज नॉट रिलीजियस इन नेचर, वेस्टर्न कल्चर इज एब्सोल्युटली सेक्युलर इन नेचर। सेक्युलर का सबसे बड़ी परेशानी है कि वो अपने रूट से जुड़ा हुआ नहीं है। जब वेस्टर्न कल्चर खुद इतना ज़्यादा होमोजीनियस हो चुका है कि सबको अडॉप्ट कर चुका है, तो एक जिसको कहते हैं ना खिचड़ी बन के निकल कर आई है, और वो खिचड़ी जो निकली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, मेरे लिए तो अच्छी नहीं है। हो सकता है किसी और को अच्छी लग जाए, मेरे लिए तो अच्छी नहीं है।
द पॉइंट इज आपको अपनी लोकल आइडेंटिटी को पकड़ना बड़ा जरूरी होता है। आप अगर अपने पेडागोजीज को भूल गए कि हम कैसे पढ़ा करते थे, हमने कभी इमेजिन नहीं करा था हमारे एंशिएंट कल्चर में कि हम एक बंद डब्बे में एसी चला के पढ़ाई करेंगे, कभी नहीं हुआ था। ये कोटा फैक्ट्री या जो जिसको कहा जाता है ना एक डब्बे वाली फैक्ट्री वाले जो क्लासरूम वाली जो फैक्ट्री होती है, वो कभी हमने चलाने का सोचा ही नहीं था। हम तो नालंदा के उस पुरखों से निकल कर आते हैं जिन्होंने ओपन क्लासरूम की जिसकी बात है, मतलब इंटेलेक्चुअल आइडियाज निकाले थे कि आप ओपन पढ़ाई करते हो। मेडिटेशन सेंटर उस वक्त निकाले गए थे, बच्चों के लिए कंपलसरी हुआ करता था कि मेडिटेट करना है। यू विल रियलाइज दिस, राइट? इस लेवल के हमारे इंटेलेक्चुअल मतलब जागृत लोग थे। और परेशानी यही है कि ज्यादा आप इम्पोज हो जाते हो, आप लोगों को लगता है कि श्वेत चमड़ी बढ़िया है, तो श्वेत चमड़ी तो हमारी भी है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चाहे इसका रंग कुछ भी हो। अगर उसके वजह से सुपीरियॉरिटी डिसाइड होने लग गई तो परेशानी होगी। एक कमाल के फिलोसोफर हुए ग्राम्स्की, मार्क्सियन फिलोसोफर है। ग्राम्स्की का मानना था कि अगर आपको समाज में परिवर्तन लाना है, समाज में अगर आपको चीज़ों को बदलना है, मार्क्स का ये मानना था कि देखो अगर आपको कोई समाज में परिवर्तन लाना है तो आपको रेवोल्यूशन का, जिसको बात है रेवोल्यूशन मतलब आपको अपने बेसिकली सबको यूनाइट करके और करना पड़ेगा काम, ठीक है? आप हमला बोलोगे सीधे और रेवोल्यूशन आ जाएगा। रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दंगा फसाद हो, रेवोल्यूशन का शाब्दिक अर्थ होता है चेंज, बदलाव। ग्राम्स्की कहते हैं, ग्राम्स्की एक इटालियन राइटर हुए, बड़े यंग, अपने जिसको कहते हैं जेल में बैठ के, इटली के जेल में बैठ के लिखते थे। वो कहते थे कि अगर आपको रेवोल्यूशन चाहिए, बदलाव चाहिए, तो आप एक बार में बदलाव नहीं लेकर आ सकते। आप बदलाव अगर लाओगे तो सबसे पहले आपको इंटेलेक्चुअल माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है उसको बदलना पड़ेगा। अगर आपने बदल दिया, इंटेलेक्चुअल आइडिया को बदल दिया, उसके बाद आप समाज को चेंज कर सकते हो। सो द रेवोल्यूशन हैज टू हैपन ऑन द टॉप टायर एकेडमिक इंटेलेक्चुअल। तो सबसे पहले अगर आपको चीजों को बदलना है तो आपको एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल्स को बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप रियल रेवोल्यूशन पे पहुंच पाओगे, जो असली सामाजिक रेवोल्यूशन होता है, ठीक है? तो मेरा तो यही मानना है कि जब तक आप लोगों की इंटेलेक्चुअल एकेडमिक लोगों की, सो जब भी आप बोलोगे किसी समाज में फिल्टरेशन होता है तो वो हमेशा फिल्टरेशन टॉप टू बॉटम होता है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो एक आइडियोलॉजी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है? जैसे कि आप उस टाइम भी देखोगे तो एक बड़ा एक्सेप्टेबल नॉर्म ये था, अब मैं बात करता हूँ 1870s 1880s के इंडिया की, बड़ा एक्सेप्टेबल नॉर्म ये था कि ब्रिटिश जो हुकूमत है वो भारत के लिए अच्छी है। और ये एक्सेप्टेबल इसलिए था क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम के, उन्होंने ये चीज़ फिल्टर करके डाउनवर्ड्स डाल दी थी, राइट? फिर चीज़ें बदली, उनका विचार बदला तो बाकी लोग आए तो फिर वो चीज़ें बदलती चली गई। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या मालूम पड़ती है? द बिगर प्रॉब्लम इज होमोजेनाइजेशन, ठीक है? आप एक ही तरीके के, मतलब आप अपनी लोकल आइडेंटिटी से, कम्युनिटी से एकदम आप अलग हो जाते हो, एकदम अलग हो जाते हो। अगला सवाल, राइट? इसमें से कौन सा ट्रेंड इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व हो रहा है फंडिंग मॉडल्स में? सो यू विल सी अ शिफ्ट फ्रॉम फंडिंग टू पब्लिक, डिक्रीज इन ट्यूशन फीस, इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन गवर्नमेंट इन ऑल कंट्रीज, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यूनिफॉर्म फंडिंग, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फंडिंग तो कहाँ होगी भाई, राइट? तो क्या फंडिंग के लिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आंसर इसका है शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट फंडिंग। पब्लिक से प्राइवेट फंडिंग की तरफ मॉडल शिफ्ट हो रहा है। आप इंडिया में भी देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इस पे रिसर्च पे रिलाई ना करके, अब जैसे टाटा इंस्टीट्यूट है या बाकी और ऐसे एकेडमिक आइडियोगॉग्स हैं जो आपको बेसिकली फंड कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने अपने रिसर्च को। सो यू विल सी अ फंडिंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, और ऐसा होना है। जब आप देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। इनोवेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, शुम्पीटर ने इनोवेशन की एक थ्योरी दी थी बिजनेस साइकिल की। वो बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल जो होती है वो कभी ऐसे ऊपर नीचे जाती है ना। देखो, आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो पर तो भी देख लो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत छोटी बात है। शुम्पीटर बोलता है बिजनेस साइकिल ऐसी होती है, वो बोलता है ऊपर नीचे जाती है, राइट? ये ऊपर नीचे जाने का रीजन इनोवेशन होता है। एक ऐसा कोई सदी का एक महान एंटरप्रेन्योर आया, उसने ऐसी एक कमाल का प्रोडक्ट निकाल दिया जिसकी वजह से सेल बढ़ गई, और उस एक इंडस्ट्री में एक्सपेंशन होने की वजह से बाकी की इंडस्ट्रीज में भी एक्सपेंशन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं तो मोबाइल, आईफोन आया, आईफोन आने की वजह से कितनी इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। मतलब आप देखोगे अगर आईफोन नहीं आता तो क्या बोट बनता?
अगर आईफोन नहीं आता तो क्या बाकी स्मार्टफोन्स बनते, क्या सैमसंग बनता? नहीं बनता। तो इनोवेशन एट द एंड ऑफ द डे इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो इनोवेशन बड़ा जरूरी मालूम पड़ता है, इसीलिए पब्लिक से प्राइवेट फंड आपको देखने को मालूम पड़ रहा है। आखिरी सवाल, लर्निंग एनालिटिक्स कैसे यूज होती है हायर एजुकेशन में, ये वाला जो थीम है ये थोड़ा हमने और अंदर डीप में जाके निकाल कर आप लोगों के लिए सवाल में लेकर आया हूं, इसको आंसर करने की जरूर कोशिश करिएगा। क्यों करते हैं? टू मॉनिटर द स्टूडेंट्स ऑन कैंपस सिक्योरिटी, प्रिडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टू ऑटोमेट द ग्रेडिंग एसेज एंड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो इसका फाइनल आंसर है टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। लर्निंग एनालिटिक्स क्या होती है भैया? ये डेटा को एनालाइज करता है एंड उस एक रिस्पॉन्स को एक मतलब कलेक्टिव वे में डालकर आपको देता है, राइट? कि लर्नर्स क्या सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसके बेसिस पे एक अच्छी ऑप्टिमाइज करता है उसकी लर्निंग को। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइजेशन करना लर्निंग का, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। सो वन ऑफ द प्राइमरी एप्लीकेशंस is to predict students' performance and identify the student at the risk of underperforming, dropping out, and provide tailored support and interventions to improve their learning. कहने का मतलब ऑप्टिमाइजेशन करना at the end of the day. So you collect the data and you optimize it based on जो उनके performance indicators हैं. That being said and this point being maintained, आप लोगों को अगर ये सवाल अच्छे लगे हों, अच्छे थीम के सवाल हुए हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा एंड प्लीज टेल मी दीज क्वेश्चंस आर गुड। अगर आप लोगों को सीखने को मिल रहा है इस हायर एजुकेशन की क्लास में तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आई वांट कि मैक्सिमम लर्निंग कम्युनिटी इस हायर एजुकेशन से निकले और अपन एक रेवोल्यूशन क्रिएट करें। मैंने ग्राम्स्की की रेवोल्यूशन की बात करी थी, आप लोग भी इंटेलेक्चुअल्स हो, आइए हायर एजुकेशन की एक रेवोल्यूशन निकालते हैं। मैं चाहता हूं मेरे दोस्त कि हम जब तक यहाँ पे हायर एजुकेशन आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, आप लोगों में से जेआरएफ निकले और आप लोग हमें आके बताएं सर आपका पढ़ाया हुआ आया, आपने जो पढ़ाया था बड़ा मजा आया। प्लीज कमेंट करके बताओ एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।